देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में कल इन्फोसिस के नतीजों के बाद दिखी मुनाफा वसूली, लेकिन अमेरिकी बाजार लगातार 7 दिनों से मजबूती के साथ बंद। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, एफआईएस की दमदार खरीदारी बरकरार। आज नजर है टीसीएस के नतीजों पर, लेकिन क्या रिकवरी लौटेगी? 8,200 के पार पहुंचेंगे? ये बड़ा सवाल है, इस पर लेंगे जवाब। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षदा सावंत। जैसा अनिल ने कहा, कल थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का शिकार भारतीय बाजार जरूर बना, लेकिन 8143 के आसपास दिन की समाप्ति। बैंकिंग काउंटर्स ने थोड़ी सी मदद जरूर की, जहां पर टेक्नोलॉजी काउंटर्स में मुनाफा वसूली हावी थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कैसे हैं? अमेरिका में हमने देखा है थोड़ी चमक है। चाइना की ओर से डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही गिरावट देखने को मिली और वो मार्केट्स करीब 0.5% नीचे। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए, क्या और गिरावट आ रही है अब एशिया में उस डेटा के बाद, या फिर बहुत ही रेंज बाउंड और हल्की सी मुनाफा वसूली ही? बहुत ज्यादा प्रेशर उस डेटा के बाद नहीं है। ध्यान रखें, चाइना का जो डेटा आने वाला था, वैसे भी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। युआन में कमजोरी के बावजूद, युआन में डिप्रिसिएशन के बावजूद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी, ऐसा ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, ऐसा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। एक्सपोर्ट्स में करीब 1-1.25% की कमजोरी आई है, इंपोर्ट्स में 17.5% के आसपास का दबाव आया है। तो एक तो जो सॉफ्टर कमोडिटी प्राइसेस हैं, यानी कि कमोडिटी कीमतें जो गिरी हैं, उसका रिफ्लेक्शन है। और दूसरी दिक्कत की बात कि वो दिखा रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड चाइना में कमजोर हो रही है, इसलिए इंपोर्ट्स में इतना तगड़ा प्रेशर देखने को मिला। हालांकि वो एंटिसिपेटेड था। एशियन मार्केट्स बाद में आएंगे, इस समय आपकी स्क्रीन पर अमेरिकन मार्केट्स हैं। ध्यान रखें, बीते हफ्ता बेहद स्ट्रांग रहा था अमेरिका के लिहाज से। उस लिहाज से हफ्ते की शुरुआत जो कल हुई अमेरिका में, कॉशियस नोट पे हुई है। हल्के हरे निशान या फिर गेंस 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ। इंटरेस्टिंगली ध्यान रखें, आज से अमेरिका में रिजल्ट सीजन की शुरुआत, जो मेजर अर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट नतीजे आज से शुरू होने वाले हैं। उससे पहले हमने देखा रिलेटिव कामनेस थी कल के मार्केट्स में, और वॉल्यूम्स के लिहाज से भी कल का कामकाज ठंडा था। लेकिन उस ठंडे कामकाज के बावजूद नैस्डैक जो है अपना 50 डीएमए के ऊपर पहुंचा। डाउ और एसएनपी ऑलरेडी 50 डीएमए के ऊपर बीते हफ्ते आ चुके थे और उसके ऊपर सस्टेन कर रहे थे। तो आप काफी हद तक जो स्ट्रीट मान रहा था तकनीकी चार्ट्स पे कि क्या अमेरिकन मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं, उसके सिग्नल आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मैं व्यूज पढ़ रहा था, अगर एसएनपी 2040 के ऊपर बंद होता है तो और पुख्ता सबूत आ जाएंगे कि शायद वो बॉटम आउट हो चुके हैं। तो स्ट्रीट टेक्निकल्स पे इस समय ज्यादा फोकस कर रही है। जहां तक नतीजों की बात है, आज इंपॉर्टेंट जॉनसन एंड जॉनसन, इंटेल, जेपी मॉर्गन चेज जैसे दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगे। तो रिजल्ट पे अब दारोमदार होगा कि रीसेंट रैली किस हद तक सस्टेन होगी। इसके अलावा स्ट्रीट फेड के मूव्स पे बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रही है, और आज फेड सेंट लुई के जो फेड प्रेसिडेंट है, उनकी एक स्पीच है शाम को, तो बाजार उस पर फोकस करेगा। यूरोप में मिला जुला कामकाज था। फ्रांस और लंदन के मार्केट्स इनफैक्ट कमजोरी के साथ बंद हुए। दिक्कत यहां पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, और ज्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत कमोडिटीज जो ठंडी पड़ रही है। कच्चा तेल बीते हफ्ते 9% का उछाल दिखा रहा था, कल एक ही ट्रेड में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और आधा झटक गया, यानी कि 5% का दबाव कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा था। इसलिए यूरोप प्रेशर में कामकाज कर रहा था। एशिया, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हाईलाइट कर ही दिए हैं चीन के बाजार को लेकर। एशिया लेकिन यहाँ पे ठंडा मिला जुला कामकाज देखने को मिल रहा है। शांघाई और हैंगसेंग के मार्केट्स लाल निशान में ऑब्वियसली उस डेटा के बाद कामकाज करते हुए, और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद भारतीय बाजारों की आज शुरुआत होगी। आपकी स्क्रीन पर एकदम फ्लैटिश रुझान के इंडिकेशंस। शुक्रिया आशीष। अनिल, क्लियरली बहुत फ्लैट ओपनिंग के संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए ऐसी कुछ रनवे रैली हुई नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कुछ सुस्त शुरुआत ही रह सकती है? क्या रहेगा आज? इसको कैसे इन्फर किया जाए डेटा को? शायद लोगों को डर ये लग रहा है कि अमेरिकी बाजार लगातार 7 दिन से तेजी दिखा चुके हैं। वैसे तो ट्रेंड ये कि अमेरिकी बाजार 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन जब इस तरह का मूव दिखाते हैं तो कम से कम 8 या 9 सेशन चलता है, तो एक आध सेशन की तेजी अभी भी शायद बची है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की जो तेजी है वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। अब हायर लेवल पर वो ट्रिपल डिजिट रिजल्ट या यूं कहें कि हर रोज 100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद होने की वो थोड़ी सी जो अमेरिकी बाजारों की पहले जो धारणा थी वो अब धीमी होती पड़ती दिख रही है अभी भी मजबूत, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन शायद यहां रुकते हुए दिखे। इस आशंका में कुछ हद तक एशियाई बाजारों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चीन के डेटा से आई। लेकिन अच्छी बात है कि चीन के डेटा के बाद एशियाई बाजार थोड़े रिकवर करते हुए दिखे, खासतौर से चीन के बाजार तो रिकवर करते हुए दिख रहे, गिरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से संकेत हमारे लिए नेगेटिव है नहीं, और हम काफी पहले यही बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाजार काफी अहम लेवल से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं।
रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 10% की गिरावट के बाद अगर अमेरिकी बाजारों को और गिरना होता तो फिर वो करेक्शन मोड में जाते हुए नजर आते। तो एक अच्छा बाउंस अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से आया है, जो कि मदद करता हुआ दिखा है। अब ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ट्रिगर हैं कमोडिटीज को लेकर। जिस तरह से क्रूड के दाम गिरते हुए नजर आए, कमोडिटीज के दाम गिरे, ऐसे देखा जाए तो हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन इस वक्त हम गिरे हुए कमोडिटीज के दामों पर अब बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तो यही माहौल रहने वाला है, लेकिन अब जब कमोडिटीज गिरती है तो दुनिया भर की इक्विटी मार्केट थोड़े से गिरते हैं, इस डर में कि फिर से मंदी की बात हो रही है। इसलिए आज हम क्रूड के दाम 3-4% गिरे हैं, फिर भी बहुत उस लिहाज से पॉजिटिव नहीं मान के चलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप संकेत लेना चाहें ग्लोबल मार्केट्स के तो हमारे लिए बुरे तो नहीं है। वो एक अच्छा ही साइन है। और इस बीच आप देखिए एफआईआईज की ओर से भी खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। कैश में हमने देखा लगभग 300 करोड़। हालांकि वायदे बाजार में उतनी पोजीशंस तेजी की नहीं आती देख रहे हैं। हर्ष, ऐसा लगा नहीं कल के सेशन को देखकर कि इतनी खरीदारी होगी। पहले बात तो ये कि 300 करोड़ की खरीदारी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जहां सेलिंग अगर आप देखें डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से सिर्फ 175 करोड़ की उसके सामने बेहतरीन खरीदारी है। लेकिन दूसरे आंकड़े वायदा कारोबार के बेहद इंटरेस्टिंग और ये बड़ी खरीदारी की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी खरीदारी दिख रही है 750 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में, जहां निफ्टी फ्यूचर्स भी एफआईज ने खरीदे हैं और बैंक निफ्टी भी खरीदा है। इससे बड़े आंकड़ा हो नहीं सकता कमजोर बाजार में एफआईज की तरफ से इतनी दमदार खरीदारी आए। तो कल जो कुछ भी अगर कमजोरी हुई है तो वो ट्रेडर्स की तरफ से मुनाफा वसूली होती हुई दिखी है, उन्होंने शॉर्ट्स दिए हैं, एफआईज ने नहीं किए। अब ओवरऑल वायदा कारोबार के आंकड़े आपको नेगेटिव इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस 887 करोड़ के एफआईज ने बेचे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इंडेक्स ऑप्शंस बेचे जा रहे हैं, या तो एफआईज को ये लग रहा है कि इंडेक्स ऑप्शंस की प्रीमियम में ऑप्शंस में काफी प्रीमियम है और उस लिहाज से इस वक्त बेचकर बाद में जब प्रीमियम कम हो एक मुनाफा कमाया जा सकता है, या फिर वो अपनी हेजिंग के लिहाज से ये पोजीशंस बना रहे हैं। तो मैं इस इंडेक्स ऑप्शन की बिकवाली के आंकड़े को ज्यादा नेगेटिव नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि वो हेजिंग के लिहाज से या फिर एफआईज ये उम्मीद करें कि धीरे धीरे उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होगा। बाजार जिस तरह से 100-125 पॉइंट की रेंज में काफी वक्त बिता रहे हैं, वॉलेटिलिटी जो कम होती हुई दिख रही है, उसके चलते ऑप्शंस के दाम गिरेंगे और इसलिए वो ऑप्शन बेचे हैं। एक और आंकड़ा जो भले ही आपको छोटा दिख रहा है नेगेटिव कि 65 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की है, लेकिन ये बिकवाली काफी छोटी है और एफआईज पिछले 2-3 सेशन से जिस तरह से स्टॉक फ्यूचर्स दबाकर बेचे थे उसके मुकाबले में काफी कम बिकवाली की है। तो मैं कहूंगा कि कल के सेशन से आज के लिए अगर आपको संकेत लेने तो सबसे बेहद सबसे पॉजिटिव सबसे मजबूत संकेत यही है कि एफआईज ने बेहद दमदार प्रदर्शन कल के सेशन में किया है, चाहे फिर वो आप कैश मार्केट में ले लें, चाहे इंडेक्स फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स की खरीदारी ले लें, और चाहे स्टॉक फ्यूचर्स की मामूली सी बिकवाली ले लें, और इंडेक्स ऑप्शन की बिकवाली भी मैं समझता हूं नेगेटिव नहीं। तो आज अगर बाजार को रिकवर करना है तो इन्हीं आंकड़ों के दम पर करना है। वायदे बाजार में अनिल किस तरह की पोजीशंस देखने को मिली है, क्योंकि अब तक हम कह सकते हैं कि सीरीज पॉजिटिव शुरू हुई और थोड़ी स्टेबल है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वायदा कारोबार के आंकड़े बुरे नहीं है, लेकिन कल पहली बार कई दिनों बाद वायदा कारोबार में थोड़े शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, थोड़ी सी मंदी की पोजीशन बनी है। पहले एक एक आंकड़ों की बात करें। स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कल कम होता हुआ दिखा। एफआईज की तरफ से जो थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा है वो सिर्फ तेजी की पोजीशन कम करने का हुआ है। ट्रेडर्स ने भी अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स में कम की है। बैंक निफ्टी को देखिए, 65,000 शेयर बैंक निफ्टी में जुड़े हैं। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन एफआईज ने तेजी की पोजीशन बनाई है बैंक निफ्टी में और ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया है। ये अलग कॉन्ट्रा ट्रेड दिख रहा है उनकी तरफ से। बाकी निफ्टी में कोई खास रुझान है नहीं, 6 लाख शेयर बढ़े जरूर है। तो कल निफ्टी में काफी लंबे समय बाद पहली बार शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बनती हुई दिखी है। ऑप्शन के डेटा भी यही बताने कि थोड़े कॉल ऑप्शंस बेचे गए, यानी कि मंदी की पोजीशन कॉल्स में बनी है। 8,200 पर 8 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है, 8,300 पर 6 लाख शेयरों का हुआ है, यानी कि थोड़े हायर साइड पर अब बाजार भारी नजर आ रहे हैं और इसको देखते हुए ट्रेडर्स ने कॉल बेचे, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई है। अब इस लिहाज से वायदा कारोबार में जो आंकड़े आज अहम है, ऊपर की तरफ सबसे अहम आंकड़ा है 8,200 का, और वो इसलिए कि जब वहां पर कल 8 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर कल सबसे ज्यादा पोजीशन वहां पर बनी है। तो आज बाजार के लिए चैलेंज ये होगा कि आप 8,200 के पार निकलकर टिक कर बताएं। अगर ऐसा होता है तो ये 8-10 लाख शेयरों की तुरंत आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो बाजार को 50-75 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है। तो 8,200 आपके लिए पहला अपसाइड वाला लेवल हो गया। नीचे की तरफ 8,100 अब भी बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाजार उसको बहुत जल्दी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एसजीएक्स निफ्टी जो सुस्ती दिखा रहा है वो एकदम जायज है, क्योंकि आपको पता है रेंज नीचे की तरफ बहुत साफ दिख रही है, ऊपर की तरफ कल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर ऐसे में इस रेंज के पार निकलना है तो ज्यादा संभावना यह दिख रही है कि आप ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें बजाय नीचे के, क्योंकि ऊपर आपके लिए सिर्फ 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 8,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आता है। तो कमोबेश आप ये कह सकते हैं 8,100, 8,300
फिलहाल वायदा कारोबार के लिहाज से बाजार की रेंज दिख रही है। और दूसरी बात, कल की कमजोरी के बावजूद, कल बैंक्स की कमजोरी के बावजूद जिस तरह से बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मजबूती दिखाई, अच्छी रिकवरी दी, वो काफी बेहतरीन है। और बैंक निफ्टी भी साफ संकेत दे रहा है 17,400, 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और बैंक निफ्टी में आप मंदी के बारे में तभी सोचें जब बैंक निफ्टी 17,400 के नीचे टूट जाए, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी 17,800 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। यहां पर भी यही 300-400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी वक्त बिता रहा है। तो वायदा कारोबार के संकेत थोड़े से मंदी के जरूर बने कल ट्रेडर्स की तरफ से, लेकिन बहुत बड़ी मंदी के हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लो लेवल से खरीदारी आने की आप पूरी उम्मीद करके चल सकते हैं। जी हाँ, और फिर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से, क्योंकि याद रखिए कल आईआईपी का डेटा जो आया है वो 3 साल के हाईज पर आया, 6% से ज्यादा का वो आंकड़ा देखने को मिला है। उसका फायदा आज भारतीय ट्रेड में जरूर देखा जाएगा, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक ही सही, लेकिन इम्पैक्ट जरूर रहेगा। उस पर एक कॉल लेंगे, आज कैसी ओपनिंग रहेगी उस पर भी अनिल की एनालिसिस समझेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब लौटेंगे आपको ये भी बताएंगे कि आज कौन से टॉप 10 स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों की आज ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगी उस पर रहेगा फोकस। याद रखिए कल आईआईपी का आंकड़ा आया है काफी शानदार, 6% के ऊपर वो नंबर देखने को मिला है। अनिल, क्या ये ड्राइविंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स और काफी दिनों बाद हमने इस तरह के नंबर्स देखे। सही वक्त पर आया एक्चुअली, और लग रहा है जो डेटा दिख रहे हैं अब रिलायबल नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोग ये नहीं मान रहे कि ये डेटा ऐसे ही आ गए, तो धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है। और उसके साथ ही आप सीपीआई डेटा को देखिए, हालांकि बढ़ा है लेकिन बेस इफेक्ट के बावजूद उतना नहीं बढ़ा जितना डर था। तो इकोनॉमिक डेटा जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं वो कम से कम ठीक है। इनके दम पर हम जानते हैं कि निफ्टी ऐसा नहीं 25-50 पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि आप गिरेंगे नहीं। तो और दूसरा ये कि इस डेटा में भी आप देखिए कैपिटल गुड्स का डेटा जो कितना बेहतरीन आया है, और अब देखिए भेल पिटा हुआ है, एलएनटी पिटा हुआ है। तो ऐसे में कैपिटल गुड्स की तरफ से लीडरशिप लेने के लिए इससे बढ़िया वक्त हो नहीं सकता कि स्टॉक्स पिटे हुए हैं, डेटा मजबूत आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स शेयर आज इनके दम पर उछले तो बड़ी बात नहीं, और ये डेटा भी बिल्कुल मदद करने वाला है। ओवरऑल फिर कितना मूड आपको लग रहा है आज के दिन पॉजिटिव रहेगा? क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए लोगों को? मैं एक ही चीज पर नजर रख रहा हूं अभी, वो है चाइना के बाजार। आधा पौन % नीचे, अगर चाइना 1-1.5% तक नीचे रहे मुझे डर नहीं है। चाइना उससे ज्यादा गिरने लगे, अब वो डेटा पे कब किस तरह से रिएक्ट करेगा वो किसी को समझ में नहीं आता। वैसे तो चाइना देखिए रिकवर कर रहा है, और अगर चाइना रिकवर करता है तो मुझे तो लगता है आज फिर से आप 8,200 पहले पहुंचेंगे, और हो सकता है उसके बाद 8,250 की तरफ भी पहुंचे। मेरा मूड तो बुलिश है, क्योंकि मुझे एक भी चीज खराब दिख नहीं रही। मुझे आईआईपी डेटा ठीक दिख रहे हैं, सीपीआई अच्छे दिख रहे हैं, एफआईएस के डेटा बहुत मजबूत दिख रहे हैं, अमेरिकी बाजार मजबूत दिख रहे हैं। तो फिर वजह क्या है कि हमें मंदी करनी चाहिए? कल सिर्फ कुछ ट्रेडर्स बेच कर गए इसीलिए? शायद नहीं। और अगर आज उन्हें गलती से नीचे ओपनिंग ना मिले तो फिर उनके लिए शॉर्ट्स कवर करना भारी पड़ेगा। तो ऐसे में 8,200 पर जो कल ओपन इंटरेस्ट 8 लाख शेयरों का बना है, एक बार आप वहां पहुंचे, वहां देखें। अगर आप बहुत थोड़ा सा डर कर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, लेकिन 8,200 के पार निकलने के बाद 50 से 100 पॉइंट की तेजी बनेगी। अब ये जरूर है कि आप 8,250, 8,300 को आसानी से पार नहीं कर पाएंगे, और वहां पर मुनाफा वसूली आएगी, और आपको कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल को पार करना इतना आसान नहीं। नीचे की रिस्क क्या है? पिछले 4 दिनों से मैं लगातार यही कह रहा हूं कि नीचे की रिस्क बहुत साफ दिख रही है, और जब आपको ये पता है कि आप कितना गिर सकते हैं तो फिर आपके लिए तेजी करना आसान हो जाता है। 8,100 अब भी बेहद 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतना जल्दी वो 8,100 को तोड़ने वाले हमें है नहीं। तो 8,100 टूट भी गया तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फिर 8,050, मतलब इतने सपोर्ट है नीचे की तरफ कि आपके गिरने की गुंजाइश कम दिख रही है, कम से कम आज के लिए। तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर 8,100 का स्टॉप लॉस लगा लें, 8,200 पहला लक्ष्य रखें, और उसके बाद 8,250, और अगर शांत शुरुआत हो तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। अब डर सिर्फ एक ही है कि आपको सेकंड हाफ में अगर यूरोप कमजोर होता हुआ दिखे या चाइना की गिरावट बढ़ जाए तो फिर आप सावधान हो जाइए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कि हम कमजोर होने चाहिए। मेरा भी तो अच्छा दिख रहा है। चले, तो व्यू पॉजिटिव है, वो एक अच्छी बात है। 8153 पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज शाम को नजरें रहेंगी टीसीएस के नंबर्स पर, खासतौर से इन्फोसिस की कल गाइडेंस ना बढ़ाने के बाद थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, लेकिन क्या टीसीएस मूड को सुधार सकता है? आशीष हमारे साथ है। आशीष, जैसे हम सब जानते हैं पिछले 3-4 तिमाहियों से लगातार नंबर्स बहुत ही एवरेज रहे हैं, तो क्या इस बारी कुछ सरप्राइज आ सकता है टीसीएस से? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है।
आपने इंटरेस्टिंग बात करी, इन्फोसिस गाइडेंस एक चिंता की बात थी, और ध्यान रखें एक और चिंता की बात टीसीएस के लिहाज से यह है कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री नियर टर्म के लिहाज से बड़ी कमजोर रही है, तो वो दिक्कत रही है। पिछले 4 क्वार्टर से इनफैक्ट जो बाजार उम्मीद थी कंसेंसस एस्टिमेट से, उससे कमजोर परफॉर्मेंस आया है। तो इस बार क्योंकि एक सीजनली Q2 जो होता है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, क्या ये कंपनी डिलीवर करेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि स्ट्रीट मान रहा है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हो सकता है, 3.5% के आसपास डॉलर आय में ग्रोथ होगी, कांस्टेंट करेंसी में 4.25% के आसपास ही ग्रोथ शायद कंपनी डिलीवर करेगी, यानी कि क्रॉस करेंसी डॉलर जो एप्रिशिएट हुआ है उसका दबाव यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे इन्फोसिस के केस में मैंने पॉइंट आउट करा था, 4% से कम का कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ का आंकड़ा कमजोर नतीजों का इंडिकेशन होगा, तो स्ट्रीट उसे बड़ा कीनली वॉच आउट करेगी। मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे, मुनाफे में 5-6% तिमाही दर तिमाही बढ़त आएगी, वो स्क्रीन में आपके चल रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादातर स्ट्रीट के एनालिस्ट बुलिश हैं इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन स्टॉक के इमीडिएट परफॉर्मेंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बार एटलीस्ट ये कंपनी उम्मीद पे खरी उतरे या उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करे। ओके, तो टीसीएस से उम्मीद वैसे कम ही रहती है और इस बार भी कम है। स्टॉक थोड़ा प्रेशर में कल भी था, परसों भी था, देखना होगा अब आगे किस तरह का रुझान रहता है। लेकिन टीसीएस के अलावा और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरें भी हैं, एक्शन भी रहने वाला है और ब्रोकरेज भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, खासतौर से इन्फोसिस नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस और कौन से स्टॉक्स है जहां पर होगा एक्शन, सारा अपडेट इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वो टॉप 10 स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करेंगे जिसमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम नियति, सोनम, पूजा और वरुण, और उनसे जानेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। नियति बताइए कौन सा पहला शेयर है? इन्फोसिस है सबसे पहले। आज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और मिक्स व्यूज आए हैं। कई सारे ब्रोकरेजेस अपने टारगेट प्राइस अनचेंज ही रख रहे हैं, बाय की सलाह दे रहे हैं, मगर फिर भी यूबीएस जैसे कुछ एक ब्रोकरेजेस हैं जो उनको सेल की कॉल भी दे रहे हैं। बार्कलेज ओवरवेट का मेंटेन कर रहा है अपना कॉल। 1320 रुपए तक के लक्ष्य आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 18% का एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल ड्राइवर्स हैं, जिस तरह से डिजिटल उस पर फोकस कर रहे हैं। गाइडेंस हालांकि थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, जिसके चलते इनको थोड़ा सा सतर्क नजरिया बरतेंगे। सीएलए से भी रिटेन कर रहे हैं अपनी खरीदारी की सलाह। 1325 रुपए तक के लक्ष्य इन्होंने भी दिए हैं, मगर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल है, 1100 रुपए तक का ही लक्ष्य दे रहा है। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं है और कैप करेगा आगे की शेयर प्राइस के मूवमेंट को। यूबीएस भी बिकवाली की अपनी सलाह मेंटेन कर रहा है, 810 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। 28% का एक डाउनसाइड पोटेंशियल यानी गिरावट आती हुई देख सकते हैं ये इन्फोसिस में। और टीसीएस के अलावा डीसीबी बैंक भी आज के नतीजे आएंगे, जिसमें कि अच्छी बढ़त की उम्मीद है, नया प्रॉफिट दोनों के ही फ्रंट पर। पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि कंपनी को 30 करोड़ का एक वन ऑफ इंटरेस्ट, एक एडजस्टमेंट इनकम देखने को मिला था, जिसकी वजह से एनआईआई में मामूली 1% की बढ़त और मुनाफे में मामूली 5% की बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन अगर वो हटा दे तो एनआईआई मुनाफे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर में, और इस बार भी हमारे अनुमान है कि एक अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर भी देखने को मिल सकती है। ट्रेजरी इनकम पर खासकर की नजर रहेगी। पिछले क्वार्टर 22 करोड़ का गेन हुआ था, जिसके चलते अदर इनकम में 83% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त देखने को मिली थी। इस बार भी हमारा अनुमान है कि एक अच्छी बढ़त अदर इनकम की तरफ से देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मुनाफे में एक अच्छी बढ़त देखने का अनुमान है। जो ग्रॉस एनपीएल के आंकड़े रहेंगे वो पिछले काफी सारे क्वार्टर से 2% के नीचे मेंटेन है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि इसी लेवल के आसपास देखने को मिलेंगे। कंफर्टेबल जोन पे रहेंगे बैंक के ऐसे क्वालिटी आंकड़े, और मार्जिन में काफी सारे जानकारों का मानना है कि ये रेंज 3.6 से 3.8% के आसपास देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर डीसीबी बैंक से अच्छे नतीजों की उम्मीद हम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने Q2 के नतीजे घोषित किए। नतीजे काफी कमजोर है, कुल आय में करीब 10% की गिरावट देखने मिली, 24 करोड़ से घट के 21.5 करोड़ पे आया है, और मुनाफा इस कंपनी का उसमें 22% की गिरावट देखने मिली, 5.4 करोड़ से घट के 4.2 करोड़ पे आया है। डीबी कॉर्प का शेयर रडार पर रखेगा, जबकि डीबी कॉर्प ने रेडियो नीलामी के तीसरे चरण में 14 फ्रीक्वेंसीज एक्वायर कर ली है, खरीद ली है। कंपनी का कहना है कि कंपनी की माई एफएम की पहुंच अब 7 राज्यों और 30 शहरों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि कंपनी में जो विदेशी निवेश सीमा है वो 20% से बढ़कर 26% हो सकती है। फिलहाल एफआई की जो होल्डिंग है कंपनी में 18.49% पर है। वही कोल ब्लॉक के केस में हिंडाल्को को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। रिश्वतखोरी के मामले में इस जांच के आदेश दिए। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि हिंडाल्को के ऑफिस से कुछ डायरीज और करीब 25 करोड़ का कैश मिला था, और इसी के तहत दरअसल सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए हैं।
जल्द से जल्द रडार पर बना हुआ है, जहां पे अभी कंपनी अपने शेयरधारकों से मंजूरी लेगा बायबैक के लिए। कंपनी 10 लाख शेयर्स बायबैक करना चाहती है। 1550 रुपए प्रति शेयर पे जो मौजूदा भाव से काफी हाई प्रीमियम पे होगा। आपको बता दूं कंपनी लगभग 170 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी इस बायबैक के लिए। और कल लगभग 3 साल बाद सबसे बड़ा आईपीओ खुलने वाला है कॉफी डे एंटरप्राइजेस का। कैफे कॉफी डे की ये पेरेंट कंपनी है। इसका जो इशू प्राइस है वो 316 रुपए से 328 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 1150 करोड़ रुपए इनकी जुटाने की योजना है और ज्यादातर जो इस्तेमाल करेंगे फंड्स का वो डेट कम करने में करेंगे। एनालिस्ट जो कि रिकमेंड करते हैं सब्सक्रिप्शन करने की, वो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स पर ही आपको निवेश करने की सलाह, सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि काफी सारा बज है इस इशू के अराउंड। पर एक्सपेंसिव लग रहा है ज्यादातर जितने भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं। जैसे कि एम्बिट की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि एक्सपेंसिव है खासतौर पे इसलिए क्योंकि बॉटम लाइन पे जो कॉफी बिजनेस है इनका वो एक लॉस मेकिंग कंपनी ही है, जबकि इनके जो सिकाल लॉजिस्टिक्स है या फिर माइंट्री है उससे इनको काफी अच्छे डिविडेंड्स आते हैं। तो कॉफी बिजनेस का जो लॉस है वो काफी ज्यादा डीपर है। जो अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, वो कहते हैं कि लिस्टिंग के बाद आपको डिस्काउंट पे शेयर मिल सकता है, तो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सभी काउंटर्स रहेंगे रडार पर। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज की ट्रेड में बड़ा क्यों आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स का ही है, इस पर आपके लिए डिटेल में विश्लेषण लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी फाइनेंशियल्स के चीफ इकोनॉमिस्ट सुजान हाजरा ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लगातार 7वें दिन अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद, लेकिन एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। एसिक्स निफ्टी में सुस्ती, ब्रेंट क्रूड $51 के नीचे लुढ़का। अगस्त में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6% से ज्यादा 3 साल की ऊंचाई पर पहुंची, लेकिन महंगाई की चिंता बढ़ी। सितंबर में सीपीआई महंगाई दर बढ़कर 4.41% पर आप पहुंची। आज आएंगे आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे। मुनाफा 6.5% और डॉलर आमदनी 3.5% बढ़ने की उम्मीद। डीसीबी के नतीजों पर भी होगी आज बाजार की नजर। किंगफिशर एयरलाइंस पर सीबीआई बढ़ाएगी जांच का दायरा। 10 सरकारी बैंकों से जुटाए लोन की होगी जांच। किंगफिशर पर टैक्स बचाने के लिए 4000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। हिंडाल्को की और बढ़ेगी मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को आदेश, कहा घूस मामले की 31 दिसंबर तक पूरी हो जांच। और फेस्टिव सीजन में धमाकेदार ऑनलाइन सेल शुरू। स्नैपडील ने इलेक्ट्रॉनिक सेल में 650 करोड़ की बिक्री का दावा किया। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की मेगा सेल आज से शुरू। बड़ा सेल सीजन शुरू होता दिख रहा है हर्षदा, और क्या आपने भी तैयारी की है कुछ खरीदारी करने की इस सेल में? आज ऑप्शन काफी है अनिल, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑफ कोर्स स्नैपडील की सेल में मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन अच्छा अगले 5 दिनों में मौका है आपके लिए, मेरे लिए, इनफैक्ट सबके लिए, और 70% तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। वाकई में मिल पाते हैं या कई लोग कहते हैं कि ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है? पिछली बार क्योंकि इतना क्योस हुआ था, 10 घंटों में करीब $100 मिलियन तक की सेल्स फ्लिपकार्ट ने की थी, लेकिन ग्लिचेस के बाद इस बार ही उन्होंने काफी तैयारी की है, काफी इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखना होगा। लक आजमाते हैं, शो के बाद वही करेंगे। चलिए उम्मीद करें कि कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा और कुछ सही दाम पर हाथ लगे। ये बड़ी सेल लगती हुई दिख रही है ई कॉमर्स स्पेस में। चलिए, लेकिन बेहतरीन आंकड़े दिख रहे हैं इकोनॉमी को लेकर। कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद आईआईपी के आंकड़े बेहतरीन, 3 साल के उच्चतम स्तर पर। सीपीआई, इन्फ्लेशन बड़ा जरूर है लेकिन उम्मीद से कम, बेस इफेक्ट की वजह से। यही जानने की कोशिश करते हैं कि इन आंकड़ों का क्या मतलब है हमारे लिए। सुजान हाजरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिसर्च हेड और चीफ इकोनॉमिस्ट आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के। सुजान, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले राय आईआईपी के आंकड़ों पर, क्या ये कहना ठीक है कि ग्रोथ धीमे धीमे सुधरती हुई नजर आ रही है, ट्रैक पर आ रही है, और क्या इन आंकड़ों को देखकर एक अच्छी मजबूत वाले आंकड़ों के ट्रेंड के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, जो ये आंकड़ा है, इस बार का आंकड़ा ऑब्वियसली जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफी ऊपर है, मगर अगर लगभग आप पिछले 6-7 महीने में देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में स्लो रिकवरी यहाँ पे चालू हुआ है।
तो ये हिसाब से जो ट्रेंड ऑलरेडी हम लोग देखे थे उसको और भी स्ट्रेंथन हो रहा है। तो लगभग ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन था जो इंडस्ट्रियल रिकवरी होगा उसका साइंस ऑलरेडी हम लोगों का सामने दिखाई दे रहा है। स्पेशली कैपिटल गुड्स पर बाजार की नजर रहती है कि वहां पर परफॉर्मेंस कैसा है। सुजान, क्या आपको संकेत मिल रहे हैं कि यहां से अब कुछ बेहतरी और कुछ उनका आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाई देगा? ऑफ टेक बढ़ रहा है ऑन ग्राउंड? देखिए, कैपिटल गुड्स का जो कैटेगरी होता है ये कैटेगरी काफी वोलाटाइल होता है, पर्टिकुलरली आईआईपी में जैसे कैप्चर किया जाता है। और इसलिए इसका मंथ टू मंथ जो ट्रेंड जो इससे हम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। सो हम लोगों को थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड देखना पड़ता है। और जो मीडियम टर्म आप जो ट्रेंड देखेंगे उसमें बहुत कैपिटल गुड प्रोडक्शन जो आईआईपी में है और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स जो कि फॉरेन ट्रेड डेटा में है, दोनों में हम लोग लगभग एक ही ट्रेंड देख रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट डेफिनेटली हो गया है। रिकवरी का कुछ साइंस यहाँ पे क्लियर है, मगर ये जो रिकवरी जो हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है जो मीडियम टर्म जो ट्रेंड है। मगर अगर आप देखेंगे आज का दिन में भी आरबीआई का सर्वे दिखाता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% तक ही है। वो हिसाब से जो हम लोगों को रिकवरी कैपिटल गुड्स में दिखाई दे रहा है वो हम लोगों के लिए काफी अच्छी साइन माना जाना चाहिए। मगर ये रिकवरी काफी धीमी गति से हो रहा है और हम लोगों को जो लगता है कि अगले 3-6 महीने में इसका पेस थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। लेकिन सुजान, महंगाई दर काफी समय बाद अब बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन क्या सिर्फ बेस इफेक्ट है और क्या उस लिहाज से उम्मीद से कम बढ़ी है? कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई चिंता की बात है। एक्चुअली आप जो देखेंगे बेस इफेक्ट को अलग करके अगर आप देखना चाहते हैं तो मंथ ओवर मंथ जो मूवमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये मंथ ओवर मंथ मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट ये आप जैसे बोले कि एक्सपेक्टेशन से नीचे ही आया है। उस हिसाब से हम लोगों को जो लगता है कि महंगाई दर आगे जाके भी बहुत ज्यादा कोई खतरे का साइन ये नहीं है। हम लोगों को लगता है कि महंगाई दर नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, इवन बियॉन्ड 12 मंथ के लिए ये कंट्रोल में ही रहेगा। 5% का आसपास ये रहेगा। ओके, शुक्रिया सुजान आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज आईआईपी और सीपीआई के आंकड़ों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बेहतरीन आंकड़े दोनों ही स्पेस में जो कि बाजार के लिए आज फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन बाजार में किस तरह का रुझान रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक कोलकाता से तकनीकी राय देने के लिए, और हमारे स्टूडियो में है इस वक्त हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज के मेहरबून ईरानी, बाजार स्टॉक्स पर फंडामेंटल राय हमारे साथ देने के लिए। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार सिमी, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या 8,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है, उसे पार करना मुश्किल होगा या फिर अभी भी गिरावट में खरीदारी का ही बाजार है? और क्या ट्रेड लेंगे आज आप निफ्टी पर फिर? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट अभी भी रेंज में ही है और इस रेंज का एक 100 पॉइंट का रेंज में मार्केट खड़ा है। निफ्टी कल ऊपर से नीचे तो जरूर आया था पर सपोर्ट के आसपास बंद किया था। लग ही रहा था कि जहां पे बंद हुआ था वापस ऊपर में खुलने का पूरा उम्मीद था। निफ्टी का सपोर्ट 8140 से 8120 के बीच में है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में मैंने देखा है कि निफ्टी इस रेंज में सपोर्ट लिया है। ऊपर में 8090 से 8240 के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। 8225 का एक्चुअली वो गैप छोड़ा था निफ्टी पहले, जो अगस्त महीने का गैप था, वो गैप एक्चुअली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक 8220, 8240 उस रेंज को डिसाइसिवली पार नहीं करता है तब तक निफ्टी में कोई नया डायरेक्शन नहीं आएगा। और जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में रहेगा हम लोगों को बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। पर रेंज अगर किसी भी हाल से नीचे की तरफ टूट गया, मतलब 8120 से 8140 का जो रेंज जो सपोर्ट मैं कह रही थी वो सपोर्ट अगर नीचे से खुल गया तो नीचे भी 100 पॉइंट मिलने का उम्मीद हो जाएगा। मतलब 8120 से नीचे मार्केट 8050 से 8020 तक जा सकता है। ऊपर में अगर 8150, 8120 का 8220, 8250 का रेंज खुल जाता है, मतलब ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होता है तो भी मार्केट में 8320 से 50 का रेंज देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट का रैली ऊपर में भी देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल मार्केट अभी रेंज बाउंड है और जब तक ऊपर का हाई क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मार्केट में कोई नया डायरेक्शन नहीं होगा। हम लोगों को बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है और सपोर्ट को बेस मानते हुए हम लोग लॉन्ग पोजिशन ही लेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अच्छा रिकवरी आया है नीचे से।
तो ओवरऑल अच्छी रिकवरी और बायस जो है वो तेजी का ही रहेगा। फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं मार्केट पर, स्टॉक्स पर, उस पर हम बात करेंगे मेहरबून से, लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 6.5 पॉइंट नीचे समय 8,144 पर कारोबार करता हुआ प्लॉटिंग में चलते। हमारे एक्सपर्ट थे हमारे साथ सिमी भौमिक और मेहरबून ईरानी, और आज नजर होगी सबसे बड़ी जो आज की इवेंट है वो है टीसीएस के नतीजे। बाजार बंद होने के बाद जरूर आएंगे, लेकिन एक्शन शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है, उम्मीद बहुत ज्यादा है नहीं। जो अनुमान है हमारा, मैं एक बार आपके सामने रख दूं, लगभग 6.5% के आसपास के हम मुनाफे में बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, 6,052 करोड़। आय भी 6% बढ़ेगी, 27,230 करोड़ के आसपास की, 27% के मार्जिन ये हम उम्मीद कर रहे हैं, और 3.5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में आती हुई दिख रही है। मेहरबून, क्या पिछले 4 तिमाहियों से जो टीसीएस उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्या ये टूटेगा इस बार या ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? और क्या टीसीएस में अगर नतीजों के पहले एक ट्रेड लेना हो, क्या करेंगे फिर आप? मैं लेने की तो एडवाइस नहीं करूंगा। आई थिंक पिछले 1 हफ्ते से लोगों को कहते आ रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो करेक्शन आना जरूरी है, फॉल आना जरूरी है, कि जहां पे आप एडिशनल पैसे मार्केट में डाल सको। आई थिंक वो फॉल को या करेक्शन को लीड करेगा आईटी इंडेक्स। और कल जब नतीजे आए थे इन्फोसिस के, हमें लगा कि शायद हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो जो गलत पड़ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। लेकिन बाद में जो इससे गाइडेंस दिया, लोअरिंग ऑफ डॉलर गाइडेंस फॉर द ईयर, आई थिंक उससे साफ पता चला कि आई थिंक आईटी इंडेक्स प्रेशर में रहेगा और शायद मार्केट का फॉल को लीड करेगा। और मैं टीसीएस से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखता हूं। आई थिंक यस, डेफिनेटली मेरा टॉप पिक है आईटी सेक्टर में, टीसीएस एट नंबर 1, इन्फोसिस एट नंबर 2 एंड विप्रो ऑल्सो एट नंबर 2। लेकिन I personally feel कि at this present levels, at this present valuation and considering जो इशारा इन्फोसिस ने दिया है कल, I won't advise people to be in a hurry to buy into TCS. I hope I am proved wrong. लेकिन अगर TCS disappoints the way Infosys disappointed yesterday in some form or the other, either in numbers or in guidance, then I personally feel that my expectation of IT index taking the market down सही निकलेगा, and for all you know, IT index could be 3 to 5% further down from yesterday's closing levels. So I won't advise people to go long at least, and I would wait for the results to be out, guidance to be out, let the market absorb the numbers the way it is, and then take a call as to what to do with the stock. किस तरह की पोजीशंस इस समय दिखी है आपको सिमी, टीसीएस में स्पेशली, और फिर क्या अगर थोड़ा कॉशियस रहना है, जो भी तेजी की पोजीशन है उसको लिक्विडेट कर लेना चाहिए आज सुबह में? हर्षदा, स्टॉक का थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा रहा है। 2750 का हाई बना था, अभी 2600 से भी नीचे आके बंद किया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2620, 2630 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, तो इसमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 2570 से 2555 का रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि रिजल्ट से पहले ही आ सकता है। 2550 से 2555 ये रेंज, मतलब 70 से 55 इस रेंज तक टीसीएस आ सकता है, पर उस रेंज में जो सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है रिजल्ट्स के बाद, तो मैं वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। पर फिलहाल मैं यही कहूंगी कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड आज देखने के लिए तैयार रहिए। अगर 2630 के ऊपर जाके ये स्टॉक सस्टेन ना करे तो 2570 एंड 2555 दीज टू लेवल्स टू बी वॉच आउट फॉर। चलिए, तो कमजोरी हो सकती है 50 रुपए के आसपास तक की टीसीएस में नतीजों के पहले, ये बता रहे हैं चार्ट। लेकिन एक स्पेस जो मजबूत रह सकती है, और मेहरबून उस पर आपसे लेना चाहता हूँ राय, कैपिटल गुड शेयरों पर 3 साल की उच्चतम स्तर पर आया है आईआईपी का आंकड़ा। लगता है कि जो आंकड़े हैं वैसे तो स्टॉक की प्राइस में दिख नहीं रहे, भेल एलएनटी तो पिटे हुए हैं, खरीदने का सही वक्त है? If you are taking a very long term view, थोड़ा ठीक है, especially stocks may be like very long term means long term का मतलब at least 2 years। मैं इसका रीजन बोलता हूँ। जब से this new government has come, people have been talking of economic recovery, और मार्केट हमेशा हमसे आगे होता है। मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, एंड बेसिकली ऑल द स्टॉक्स हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। रही बात लार्सन एंड टुब्रो की, तो मैं यही मानते आ रहा हूँ, पिछले 3-4 क्वार्टर से मैंने आपके चैनल में जब भी आई की चीज कहा कि ये सबसे महंगा स्टॉक है मार्केट में। द रीजन इज, अगर आप लास्ट 8 क्वार्टर के नतीजे देखो तो एटलीस्ट 3 आउट ऑफ दिस 8 क्वार्टर्स द कंपनी हैज रिपोर्टेड अ डिक्लाइन
in profits on a quarter-to-quarter basis. I think this is not a great indicator. One of the best managed companies in the capital goods space मैं मानता हूँ, लेकिन स्टॉक के एंगल से मुझे इंक्रीमेंटल पैसा आज के लेवल में डालना उचित नहीं लगता. इसका मूल कारण ये है कि स्टॉक ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड द इंटायर सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गॉन अप वेरी शार्पली. आपने BHEL देखा 280 से 210 के आसपास आ गए. लार्सन एंड टुब्रो आप देख लो यही रेंज में घूम रहा है विद अ बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो आई एम नॉट इन अ हरी टू बाय एनीथिंग इन दिस सेक्टर. आई थिंक व्हाट कंपनीज आई लाइक आर बेसिकली अ लिटिल बिट ऑफ एन NTPC टाइप या फिर मे बी अ पावर ग्रिड टाइप. ये सारे स्टॉक्स मुझे पसंद है बिकॉज उनके रेवेन्यू मॉडल आर मच मोर बेटर and more cash generative as compared to possibly Larsen and Toubro, which depends on orders execution ultimately, which will take its own time to translate in the profit and loss account. So आज के levels पर honestly not so enthused. आपने इशारा किया capital goods की तरफ only because of what has happened in the IIP numbers, but things don't come into the P&L account in a hurry. चलिए, तो IIP नंबर्स में भले ही सुधार हो, लेकिन कंपनियों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुधारने में लगेगा वक्त. ये राय आती हुई यहाँ पर मेहरबून की तरफ से लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा मेटल शेयरों पर. काफी जबरदस्त तेजी मेटल शेयरों में दिखी है. हिंडाल्को के लिए कुछ नेगेटिव खबरें, क्या करेक्शन होगा और इस करेक्शन में क्या बिकवाली का मौका है या फिर गिरावट में की जाए खरीदारी, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद. हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ सिमी बॉमिक और हम यहाँ पर मेहरबून ईरानी. अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर. मेटल स्पेस पर आज देखते हैं किस तरह का रुझान दिखेगा. शानदार तेजी अब तक बनती हुई दिखी, लेकिन हिंडाल्को के लिए थोड़ी नेगेटिव खबरें हैं. सिमी बताएं, चार्ट्स पर क्या कुछ गिरावट के संकेत हैं या फिर अगर कमजोर शुरुआत हो तो खरीदारी करेंगे आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि रिश्वत वाले मामले में जांच की जाए, आगे बढ़ाई जाए और 31 दिसंबर तक इस जांच को पूरा किया जाए. अनिल जी, ये स्टॉक रिसेंट पास में अच्छा रैली दिखाया है और कल ऊपर का लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसमें आया था, और अभी पूरा सेक्टर कुछ दिन पहले बहुत ही न्यूज में था और वापस वो एक खराब न्यूज इसमें हावी हुआ है. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द डे ये स्टॉक सेलिंग प्रेशर फेस करेगा. और रहा सवाल 91-92 का रेंज, इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया पहले भी था, क्योंकि रिसेंटली ये स्टॉक के लिए 92-91 का रेंज एक सपोर्ट का काम किया था, पर जब वो रेंज ब्रेक हो गया था तब वही रेंज इसका रेजिस्टेंस बन गया था. कल फिर उसी जगह से मार्केट में इसमें प्रॉफिट टेकिंग आने के लिए देखा था मैंने, आया था. और आज का न्यूज़ के बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक ये सेलिंग प्रेशर फेस करेगा और हो सकता है कि गैप डाउन खुले. गैप डाउन खुलने के बाद देखना पड़ेगा कि 83 और 81 ये दो लेवल मेरा नज़र में है जो वॉच करना पड़ेगा. इनफैक्ट ये स्टॉक आज का मेरा इंट्राडे पिक में है, जो मैं सेल कॉल आज इंट्राडे के लिए दिया है मेरे क्लाइंटों को. 81 और 83 ये दोनों लेवल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट एरिया है. अगर वो सपोर्ट टूट गया इंट्राडे में तो फ्रेश सेलिंग इनिशिएटेड होगा, नहीं तो करंट लेवल से 81 और 83 का रेंज भी काफी बड़ा टारगेट होता है हिंडाल्को जैसा स्टॉक के लिए. और एक सेल कॉल के लिए 91 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक ये पूरा व्यू नेगेट करेगा अगर ये स्टॉक 91 के ऊपर जाके मेंटेन करने लगेगा आज का दिन के लिए. तो 91 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ. 81 और 83 का टारगेट है मेरा. मेहरबून, जिस तरह की मेटल्स में हमने देखी है स्थिति, अब फिर से थोड़ा सा सेल साइड की पोजीशंस कमोडिटीज में आने लगी है. जो भी हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में जो मेटल कंपनी में तेजी हुई थी, वो क्या पूरी हो गई है? अब लोग एग्जिट करना शुरू करें, आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि कल टाटा स्टील देखिए किस तरह से टूटा है. आई थिंक एक हफ्ते पहले आई थिंक वी हैड टोल्ड आवर क्लाइंट स्पेसिफिकली कि अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो, लॉन्ग टर्म का फिर से मतलब दोहराता हूँ, एटलीस्ट 2 years, आई थिंक मेटल स्टॉक्स पे कॉन्ट्रेंट बाय करना चाहिए. कि कहीं पे हमें लगता है कि जो डैमेज होना चाहिए कमोडिटी प्राइसेस को वो शायद हो चुका है. Now, from a trading angle, certainly it was a great buy. और अगर आप वेदांता को देखो, आपने टाटा स्टील का नाम दिया, हिंडाल्को को देखो, the stocks have gone up by 15 to 30% from the recent close. टाटा स्टील 210 के आसपास को छूना नहीं चाहता था, 260 हो गया, अभी 250 के आसपास है. आप कहते हो ऊपर से नीचे आया. सो आई पर्सनली फील कि कहीं पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो था वो कहीं पर समाप्त हो चुका होगा. But from the longer term angle, I still feel the risk reward is in favor of people who want to buy into the stocks. The reason is very simple कि वेदांता जो 75-80 के आसपास आ गया था, I think now it has moved up sharply.
बट वो लेवल से अगर आप वो स्टॉक को लेते हो अगले 2 साल में, एंड इफ यू बिलीव दैट समवेयर ऑन द लाइन चाइना का सॉफ्ट लैंडिंग होगा, चाइना विल स्लोली रिकवर, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी विल हैपन, दिस स्टॉक्स कुड बी 75% to 100% हायर इन द नेक्स्ट 2 years विद अ डाउन साइड ऑफ 5 to 10%. सो आई थिंक कोई सेंसिबल आदमी होता है जो 2 साल का सोचता है, इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू मेटल्स. और इतना शार्प रैली के बाद अगर आप मुझे पूछते हो कि इज दिस रैली ओवर, मे बी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म, मे बी it could be over, I'm not very sure, but from the longer term angle I still feel the picture is still slightly in favor of people who want to buy. So correction aata hai, I would advise people to be a contrarian and buy at least 2% or 3% of the money into one solid metal stock. I would put Hindalco and Vedanta along with Tata Steel as the top 3 picks. ओके, तो मेटल्स में करेक्शन में खरीदारी करने की राय, देखते हैं क्या वो करेक्शन आज मिलता है या नहीं. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत. 7 रुपए की ओपनिंग पर डालेंगे नजर, जहां कल एकदम शांत शुरुआत क्लोजिंग हुई है 64.75 रुपए पर. लेकर आएंगे पहला सौदा और प्री ओपनिंग सेशन इस ब्रेक के बाद.